एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर भी मौजूद है, क्योंकि करीब 4 साल बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। यूं तो कहा जा रहा है कि इस बार इंडिया रूस समिट का आयोजन भारत में किया जा रहा है और इसी वजह से इस साल के अंत तक पुतिन भारत आएंगे। रूस यूक्रेन के बीच जंग है और इस जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अभिषेक, क्या वो मकसद है जिसके वजह से अचानक से पुतिन भारत आ रहे? करीब 4 साल बाद वो भारत आएंगे। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है या फिर कोई अन्य एजेंडा इसके पीछे? देखिए, सब आखिरी बार ये मुलाकात भारत और रशिया की जो हुई थी वो 2021 में हुई थी, दोनों राष्ट्राध्यक्षों की। मतलब ये जो भारत रूस शिखर सम्मेलन एक होता है, इस बार 22वां होगा। और अगर आपको याद हो, पिछले साल कजान में जब ब्रिक्स का समिट हुआ था, जहां जिनपिंग से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पुतिन ने करवाई थी, उस वक्त निमंत्रण इसका दिया गया था। अच्छा, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां ट्रंप के पुतिन के खिलाफ मुकदमा है यूक्रेन को लेकर। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पुतिन जा नहीं सकते हैं। लेकिन इस बार उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में पुतिन इसमें 22वां जो रूस और भारत का शिखर सम्मेलन है, इसमें आएंगे। देखिए, ये टाइमिंग ना बहुत जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी टाइमिंग पर क्वाड का भी शिखर सम्मेलन होना है। अब क्वाड में रशिया तो नहीं है, क्वाड में भारत है, अमेरिका है, जापान है और आपका ऑस्ट्रेलिया है। इन देशों का क्वाड समिट होगा, जबकि ट्रंप भारत आएंगे। जब आपको अभी 2 दिन पहले खबर देखी होगी कि पाकिस्तान जाएंगे ट्रंप, तो उन लोगों ने वहीं से वो कॉपी पेस्ट करके किया था। तो पहले ट्रंप आएंगे, उसके बाद पुतिन आएंगे। अब समझिए, जिस तरीके से लगातार टैरिफ की जो घंटी है ट्रंप बजा रहे हैं, भारत के खिलाफ वो टैरिफ लगा देंगे, उसका काउंटर कैसे किया जाए, कैसे एक जो BRI का संगठन है, जो RIC का जो संगठन है, रशिया इंडिया चाइना का, वो लंबे समय से चल रहा था। 98 में पहली बार इसका प्रस्ताव आया था, 2001 में पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन 2020 में जैसे गलवान हुआ, उसके बाद भारत और चाइना के बीच जो तल्खी आई, तो ये RIC तीनों देशों का जो समूह है वो एक तरीके से खत्म हो गया। उसके बाद उसमें कोई मुलाकात नहीं हुई। ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड का लगभग 41% पॉपुलेशन ये देश रखते हैं। ये तीनों देश वर्ल्ड का लगभग 35% GDP अपने पास रखते हैं। लेकिन अमेरिका चाहता है कि जिस तरीके से डॉलर पर उसका प्रभुत्व है, व्यापार पर उसका प्रभुत्व है, जिस तरीके से जिस देश को वो चाहे उस देश को अपने हिसाब से वो चला ले। बाकी एक तो ये RIC को किस तरीके से फिर से जिंदा किया जाए, RIC के फिर से बैठकें कैसे की जाए, एक बहुत बड़ा मकसद ये हो सकता है। दूसरा, ऊर्जा के क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत लगभग 85% अपना जो कच्चा तेल है वो आयात करता है। उसमें से 40% वो रशिया से खरीदता है अकेला। पिछले साल हमने लगभग $60 बिलियन का तेल खरीदा है, कच्चा तेल रशिया से। वो बेचा भी है, लगभग 65,000 करोड़ रुपए का मुनाफा भी हमने इससे कमाया है। लेकिन अब रशिया का क्या कहना है, अमेरिका का क्या कहना है कि हम टैरिफ आपके ऊपर लगा देंगे। आपको ध्यान होगा कि नाटो चीफ ने भी, मार्क रट ने भी धमकी दी थी कि 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। इससे पहले लिंडसे ग्राहम ने धमकी दी कि 500% का टैरिफ लगा देंगे। अब बाकी जो अमेरिका टैरिफ लगाएगा वो तो लगाएगा ही। अमेरिका का ऐसा मानना है कि ये जो व्यापार कर रहा है रशिया, उसका खामियाजा और यूक्रेन भुगत रहा है। अगर ये तेल भारत और चाइना ना खरीदे तो रशिया कमजोर होगा और फिर शांति वार्ता की जो मेज है उस पर वो जल्दी आएगा, क्योंकि 6 बार बातचीत ट्रंप कर चुके हैं। तो ट्रंप को कैसे काउंटर किया जाए, क्योंकि लगभग 3.5 साल अभी ट्रंप के बचे हैं और ट्रंप फिलहाल पगलाए हुए आदमी हैं। तीसरा जो मुद्दा है वो हो सकता है रक्षा प्रणाली को लेकर। S-400 का अभी हमारे यहाँ S-400 आना है रशिया से, 2026 का उसका लास्ट डेट है, लेकिन भारत चाहता है कि 2025 तक वो मिल जाए। तो हो सकता है कि उस पर भी बात हो। बहुत सारी कुछ मिसाइलें हैं, उनके भी बात हो सकती है। और जिस तरीके से ब्रह्मोस का अगला वर्जन अभी उत्तर प्रदेश में जिसका फैक्ट्री भी लगा है, रशिया और भारत मिलकर इसे बनाते हैं। इसमें खास बात है इसका स्क्रैमजेट इंजन, जो इस मिसाइल को मतलब सुपरसोनिक स्पीड से भेजता है। वो जो स्क्रैमजेट इंजन है वो रशिया ही बनाता है, रशिया से वो यहाँ आता है और यहाँ फिर वो असेंबल होता है, मिसाइल पूरा बनता है। तो उसे और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे स्क्रैमजेट को, इंजन को भारत में क्या बनाया जा सकता है, उस पर भी बातचीत हो सकती है। बाकी आर्थिक जो रोड मैप है
फिलहाल मौजूदा वक्त में भारत और रशिया का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो लगभग $65 बिलियन का है। $60 बिलियन का तेल भारत रूस से खरीदता है और रूस लगभग $5 बिलियन का सामान भारत से खरीदता है। लेकिन 2030 तक इस व्यापार को $100 बिलियन से ऊपर ले जाने का है, क्योंकि उम्मीद है जिस तरीके से अगले आने वाले 3-3.5 साल में ट्रंप की जो नीतियां हैं, भारत और अमेरिका का जो व्यापार है वो हो सकता है कम हो, उसके एवज में भारत को कोई तो चाहिएगा व्यापार करने के लिए, तो दूसरी तरफ रशिया के साथ ये व्यापार हम बढ़ा सकते हैं। बाकी आपको याद होगा 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया का भी दौरा किया था, पहले यूक्रेन गए थे फिर रशिया गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये युद्ध का वक्त फिलहाल नहीं है, युद्ध रोक देना चाहिए। तो हो सकता है कि एक बार फिर से भारत जैसा जो न्यूट्रल मंच है, जो किसी भी खेमे में नहीं है, ना वो यूरोप के खेमे में है, ना वो चाइना के रशिया के खेमे में है, ना वो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके खेमे में है, वो एक न्यूट्रल देश है। वो रशिया के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी है, वो इजराइल के साथ भी है, ईरान के साथ भी। हालांकि पहले का भारत वैसा नहीं हुआ करता था, या फिर पहले की जो डिप्लोमेसी है वो वैसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज भारत की वो डिप्लोमेसी है। तो अब शांति वार्ता की भी लगातार बात चल रही, तो हो सकता है कि भारत के जरिए भारत एक मंच प्रदान करे दोनों देशों को, यूक्रेन को और रशिया को, जिससे कि शांति वार्ता हो, समझौता हो, रशिया की जो शर्तें हैं वो मानी जाए या फिर यूक्रेन की जो शर्तें हैं वो मानी जाएं। अब एक चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री व्यापार गलियारा हमने बनाया है, 2021 में शायद इसका काम शुरू हुआ था। तो जो व्यापार हम स्वेज नहर से करते हैं, स्वेज कैनाल से जो हम करते हैं, वो हमें रास्ता पड़ता है लगभग 10,500 किलोमीटर का। उसमें हमें वक्त लगता है सामान मंगाने में लगभग 30 से 35 दिन का। लेकिन अब जो नया गलियारा हमने बनाया है चेन्नई के पोर्ट से लेकर व्लादिवोस्तोक समुद्री व्यापार गलियारा जो बनाया है, इससे हमारा व्यापार बहुत मतलब सुलभ तरीके से हो रहा है। इसका डिस्टेंस लगभग घटकर आधा रह जाता है, 5,500 किलोमीटर के लगभग रह जाता है, और इसमें वक्त भी बहुत कम लगता है। 10 से 12 दिन में सामान इधर से उधर और उधर से इधर आ सकता है। स्वेज कैनाल में क्या था, जो यमन में हूथिये बैठे हैं वो कभी भी वहाँ गोलाबारी कर देते थे, बम डाल देते थे। इजराइल का भी अभी एक जो है जहाज उन्होंने कैप्चर कर लिया था, डुबो दिया था पानी में, उसमें आग लगा दी थी। वो वाली चीज़ें ना हो, इसलिए जो ये गलियारा है बहुत ज़रूरी भारत के लिए हो जाता है। इस गलियारे का और ज़्यादा विस्तार कैसे किया जा सके, इसे और ज़्यादा कैसे जोड़ा जा सके, वो भी हो सकता है। और 2019 में हमारा LNG जो गैस है उसके लिए एक MOU साइन हुआ था। उस LNG की आपूर्ति को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे बढ़ाया जाए, जबकि अमेरिका और नाटो या फिर यूरोप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। इन सैंक्शंस के बावजूद कैसे व्यापार को बढ़ाया जा सके, तो ये 5-6 जो काम है उन पर विशेष तौर पर चर्चा हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। शायद अभिषेक, देखिए ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसके इतर एक और बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अगर यूरोपियन संघ की बात करें, रशिया के खिलाफ कई देश है, फैसले लिए जा रहे, कदम उठाए जा रहे हैं, और जैसे कि आपने भी जिक्र किया, भारत फिलहाल तटस्थ है, भारत का स्टैंड अप भी क्लियर है, भारत डिप्लोमेट तरीके से खेल रहा है। लेकिन अब जब अगर पुतिन भारत आते हैं तो क्या इसका असर भारत के बाकी देशों के रिश्ते पर पड़ सकता है? देखिए, व्यापारिक तौर पर पड़ सकता है, बाकी जो डिप्लोमेसी की बात है वो हम मतलब सबसे बना कर चलते हैं। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। अगर बगल में जो हमारा चाइना बैठा है और पाकिस्तान बैठा है, ये दोनों मतलब एक पिता पुत्र वाली जो जोड़ी है, वो उसे अगर छोड़ दे तो कोई भी देश हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारी बुराई करता है या फिर वो हमारे बारे में सही नहीं सोचता है। जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी विदेशी यात्रा पर जाते हैं तो आप देखिए कि वो वहाँ उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाता है। वो रशिया जाएं, यूक्रेन जाएं, किसी मुस्लिम राष्ट्र में जाएं, अभी जो 4-5 देशों की उन्होंने यात्रा की, वहां कहीं भी जाएं, मतलब वहां उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाता है। अभी घाना में जब गए थे वो, तो घाना के लोगों ने तो वहां अपनी संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन करवाया, अपने सांसदों को उनसे जो है संबोधन दिलवाया। घाना के साथ हम रेयर अर्थ मिनरल्स पर, मेटल्स पर, गोल्ड पर जो है खरीदारी की बात कर रहे हैं। तो व्यापारिक हित हमारे, अगर पुतिन भारत आते हैं तो व्यापारिक हित थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। पुतिन और ये भी हो सकता है, इसमें इस बात की गुंजाइश भी है कि तब तक यूक्रेन और रशिया के बीच शांति समझौता हो जाए। शांति समझौता अगर हो जाता है, फिर नाटो की धमकी का कोई मतलब नहीं होता है, अमेरिका की धमकी का कोई मतलब नहीं होता है, और यूरोपीय जो देश हैं उनकी धमकी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। देखिए, ट्रंप एक व्यापारी आदमी है। अगर आप ट्रंप को पैसा दिखाएंगे तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिस ईरान के ऊपर लगभग 3 दशक से, यह कहें कि 4 दशक से
प्रतिबंध ही प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे, उन्हें आज ट्रंप पता है आपको क्या कह रहे हैं कि तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलाओ, हम तुम्हें $30 बिलियन की आर्थिक सहायता देंगे, तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे। सीरिया में राष्ट्रपति किसे बनाया? मोहम्मद अब्दुल अलसरा जो है वो अमेरिका की तरफ से $10 मिलियन का, लगभग 8.5 करोड़ रुपए का इनाम अमेरिका ने रखा था। लेकिन ट्रंप जाते हैं और वहां स्मार्ट मैन, बहुत अच्छे और ये वो करके राष्ट्रपति का दर्जा दे देते हैं, व्यापार करने की भी बात करते हैं। कतर जब जाते हैं तो $1.2 ट्रिलियन का तो निवेश लेकर जाते हैं, एक लगभग 2400-2500 करोड़ रुपए का प्लेन भी लेकर चले जाते हैं गिफ्ट में। तो ट्रंप को सिर्फ पैसा चाहिए। उन्होंने जो कहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एक तो आप अमेरिका के साथ व्यापार करते रहें, उनकी शर्तों पर करते रहें, उनके जो कंपनी है बिटकॉइन का जो उनका परिवार चलाता है उसमें निवेश करते रहें, जैसे असीम मुनीर कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि रशिया की बात, सिर्फ एक बात अगर मान लेता है यूक्रेन कि वो नाटो का सदस्य ना बने, तो ये लड़ाई ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि लगभग 4 से 5 हिस्सों पर जो मेन जरूरी हिस्से हैं जहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालता था यूक्रेन, उन हिस्सों पर आज रूस का कब्जा है और रूस उस कब्जे को छोड़ने वाला नहीं है। बाकी व्यापारिक हितों को छोड़कर और कुछ भी नहीं होने वाला है। व्यापारिक हितों में भी अगर टकराव आता है तो भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके साथ भारत व्यापार को और आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। बिल्कुल अभिषेक, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब जब पुतिन भारत आते हैं तो किन किन मुद्दों पर बात होती है और क्या रूस यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए भारत एक मंच दे सकता है। अभिषेक, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।